हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनेसिस। वेल, आज का ये वीडियो चैप्टर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का ही कंटिन्यूएशन है एंड वी आर गोइंग टू स्टडी मूवमेंट इन प्लांट्स। वेल, हमने इस चैप्टर में ऑलरेडी देखा है कि इन केस ऑफ एनिमल्स द काइंड ऑफ मूवमेंट दैट दे शो इज क्वाइट इलैबोरेट। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे कैन मूव देयर बॉडी पार्ट्स। सो मूवमेंट बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और बहुत अच्छी तरह से एनिमल्स कर पाते हैं। व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड दिस? द रीजन इज दे हैव नर्वस सिस्टम, द रीजन इज दे हैव मसल्स इवन टू ब्रिंग अबाउट ऑल द चेंजेस दैट शो। लेकिन when we talk about plants, क्या plants में movement दिखता है? इसका मतलब ये भी क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि in case of plants, do they respond to any stimuli? Because most of the movement हमें animals में जो दिखा है, it is in response to a particular stimuli. The stimuli can be anything. It can be light, it can be water, it can be heat, anything, temperature. तो क्या plants कभी stimuli से response करते हैं? Do they respond back? If you go out in nature and if you start to observe different kind of plants, you're going to see yes, they actually respond to stimuli. लेकिन पॉसिबल कैसे हैं? इनके पास नर्वस सिस्टम नहीं है, इनके पास मसल्स भी नहीं है, बट येट ये मूवमेंट शो करते हैं। इट कैन नॉट बी एज इलैबोरेट एज इन एनिमल्स की वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, बट एक ही जगह रह के इनके डिफरेंट पार्ट्स मूवमेंट शो करते हैं एंड वो जो मूवमेंट वो शो करते हैं दैट इज इन रिस्पॉन्स टू एनी पर्टिकुलर स्टिमुली। सो लेट अस फाइंड आउट ये मूवमेंट प्लांट्स में होता कैसे है। सो व्हेन वी स्टडी मूवमेंट इन प्लांट्स, इसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट कैटेगरी जिसे कहा जाता है nastic movement and the second one is tropic movement. Now under nastic movement हमें बस एक ही एग्जांपल पढ़ना होगा, लेकिन tropic movement हम लोग थोड़ा ज्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे। दोनों में अगर मुझे डिफरेंस समझाना हो तो ग्रोथ है डिफरेंस। अगर प्लांट ऐसा कोई मूवमेंट शो कर रहा है विच इज नॉट अकम्पनीड बाय एनी ग्रोथ, इट इज जस्ट अ रिस्पॉन्स टू एनी पर्टिकुलर स्टिमुलस, तो उसे हम कहते हैं नास्टिक मूवमेंट। तो इसमें मैं कह सकती हूँ देयर विल बी नो ग्रोथ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड सेकेंड, ये मूवमेंट है कैसा? इज इट टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस और इज इट डिफ्यूज? मतलब कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी किसी भी एरिया में मूवमेंट दिख सकता है। इसका जो मूवमेंट है वो डिफ्यूज्ड है। दैट मीन्स ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होता है। कौन सा एग्जाम्पल हमें पढ़ना होगा? हमें इसके लिए पढ़ना पड़ेगा मिमोसा। इसे मिमोसा पुडिका भी कहते हैं या हम उसे सिर्फ मिमोसा एसपी भी कह सकते हैं। इसे टच मी नॉट प्लांट कहा जाता है, इसे चुई मी भी कहा जाता है। ये सबसे कॉमन एक प्लांट है जिससे हम इजीली मूवमेंट इन प्लांट समझ सकते हैं। अगर किसी भी प्लांट के अगर किसी भी मिमोसा प्लांट के एक भी लीफलेट को किसी ने टच कर लिया तो हम देखते हैं उसके आजू बाजू जितने भी लीफलेट्स हैं दे ऑल्सो शो मूवमेंट। दिस इज वेरी इंट्रीगिंग। एक लीफलेट में मूवमेंट हो सकता है क्योंकि टच को उसने सेंस किया और उसके प्रति उसने रिस्पॉन्ड किया। कैसे किया वी विल डिस्कस दिस। लेकिन उसके आसपास वाले जो लीफलेट्स हैं वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? मिमोसा पुडिका प्लांट में हमने देखा कि जो इंफॉर्मेशन है कि एक टच, एक स्टिमुलस, ये जो इंफॉर्मेशन है ये सिर्फ एक लीफलेट तक नहीं रहता। दिस गेट्स पास्ड टू ऑल द लीफलेट्स नियर बाई and the plant uses some electrical and chemical means to convey this. So अगर कभी ये क्वेश्चन आता है कि मिमोसा पुडिका प्लांट में जो मूवमेंट है it is shown by so many leaflets, how is this information carried to all the leaflets? It is by means of some electrical and chemical methods कि ये प्लांट अपनी इंफॉर्मेशन को अपने आसपास के लीफलेट्स तक पास कर सकता है। सेकेंड क्वेश्चन आता है कि ये जो जब हम उसे टच करते हैं तो वो ड्रूप कर जाता है, उसमें एक मूवमेंट ऑन स्पॉट हमें तभी दिख जाता है। मसल्स तो है नहीं, देन हाउ कैन दे डू दैट? इट इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ वाटर। जब भी कोई स्टिमुलस प्लांट को मिलता है तो उसे अगर उसके रिस्पॉन्स में मूवमेंट करना हो देन इट इज ईदर गोइंग टू फ्लश वाटर टू दैट पर्टिकुलर एरिया और इट्स गोइंग टू टेक आउट वाटर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया। जिस एरिया को पानी मिला दैट विल बिकम टाइट एंड टर्जिड एंड इरेक्ट, लेकिन अगर वहां से पानी फ्लश आउट हो गया सो दैट एरिया विल ड्रूप। सो प्लांट्स में मोस्ट ऑफ द मूवमेंट्स हमें जो दिखते हैं इट इज बाय वाटर। उनके पास मसल नहीं है लेकिन वाटर ही उनका मसल है। Now let us come to the second category of movement जिसे हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट के स्पेशल फीचर्स क्या हैं? नंबर वन, यहाँ पे ग्रोथ तो होगा ही। सो दिस विल ऑलवेज बी अकम्पनीड बाय ग्रोथ और इसका जो रिस्पॉन्स है इट इज डायरेक्शनल। मतलब जिस डायरेक्शन से स्टिमुलस मिल रहा है उसी डायरेक्शन में हमें इसका मूवमेंट दिखेगा। सो वेरी क्लियरली बाय लुकिंग एट द प्लांट यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट कि स्टिमुलस कौन से डायरेक्शन से आ रहा है।
नाउ इसके अंदर देयर आर सम एग्जांपल्स व्हिच आर गिवन इन एनसीईआरटी, हम एक एक करके एग्जांपल समझते हैं। जब ट्रॉपिक मूवमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमें ऑलरेडी पता है इस मूवमेंट हमें ग्रोथ दिखेगा, इस मूवमेंट में हमें मूवमेंट टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन दिखेगा। लेकिन एक चीज हमें हमेशा याद रखना, इन प्लांट्स अगर कोई मूवमेंट ग्रोथ के साथ एसोसिएटेड है देन दैट इज अ वेरी स्लो मूवमेंट। जैसे मिमोसा पुडिका में हमें इमीडिएटली वो मूवमेंट दिख जाता है, ऐसा यहां नहीं होगा, दिस विल बी अ वेरी वेरी स्लो मूवमेंट। तो ट्रॉपिक मूवमेंट को समझने के लिए वी फर्स्ट फाइंड आउट कि कौन से स्टिमुली के प्रति या कौन से स्टिमुलस के प्रति ये रिस्पॉन्स है। हमें हमारे सिलेबस में टच एक स्टिमुलस है, उसे थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट कहा जाता है। उसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं पी प्लांट का एग्जाम्पल। सेकंड है लाइट। अगर लाइट के प्रति जो मूवमेंट होता है उसे कहा जाता है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। इसमें हम लोग सनफ्लावर पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग जनरल प्लांट्स सारे जितने हैं वो सारे एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट इज ग्रेविटी, जिसे हम जियोट्रॉपिक मूवमेंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है वाटर, जिसको हम हाइड्रोट्रॉपिक कहते हैं। एंड लास्ट केमिकल्स, जिन्हें हम कीमोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। Now let us quickly understand all these examples one by one. सबसे पहले हम लोग थिग्मोट्रॉपिक एंड फोटोट्रॉपिक मूवमेंट को एक साथ पढ़ेंगे। इन्हें मैं एक साथ इसीलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि इनका जो मैकेनिज्म है ये कॉमन है। सो अगर कोई भी क्वेश्चन थिग्मोट्रॉपिक या फोटोट्रॉपिक मूवमेंट के बेसिस पे आए, द प्रोसेस टू आंसर दैट क्वेश्चन विल बी सेम। देखो इन दोनों केस में द फर्स्ट एग्जाम्पल जहां कहा गया है पी, इन केस ऑफ पी देखा गया है कि पी प्लांट ऑलवेज कॉइल्स अराउंड अ सपोर्ट, और जो स्ट्रक्चर इस सपोर्ट के अराउंड कॉइल करता है उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है टेंड्रिल। लेकिन इस टेंड्रिल को पता कैसे चलता है कि हाउ टू कॉइल अराउंड दैट पर्टिकुलर सपोर्ट? वेल, इफ आई हैव टू एक्सप्लेन दिस, द मैकेनिज्म, जो मैकेनिज्म अभी मैं यहां समझाने वाली हूं, सेम मैकेनिज्म विल आल्सो बी एप्लीकेबल फॉर फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। द मैकेनिज्म इज, अगर टेंड्रिल का ये पार्ट, दिस इज द सपोर्ट, and if I say this is the part of the tendril which is in contact with the support, तो मैं इस part को A कहती हूँ, and the part which is right opposite, which is not in direct contact with the support, उसे हम B कहते हैं। तो मैं ये कहूंगी कि the part which is in direct contact with the support shows no change, लेकिन the part which is right opposite to that, that means the area B shows accumulation of a hormone, plant hormone, जिसे कहा जाता है ऑक्सिन। हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बारे में भी। नाउ दिस ऑक्सिन हैज अ स्पेशलिटी, अगर ये किसी भी सेल में अक्यूमुलेट होता है तो इट इमीडिएटली कॉजेस एलोंगेशन ऑफ द सेल, सेल के लेंथ में एलोंगेशन होता है। As a result of which I can say that the cells which are in the region B, they elongate because of the accumulation of auxin. और इस ऑक्सिन के accumulation के कारण, क्योंकि यहाँ elongate हो जाते हैं cells, they can bend. तो bending actually इस outer side में होता है. This helps in coiling the tendril around the support in pea plants. तो pea plant के example में हमने पढ़ा stimulus है touch, टाइप ऑफ मूवमेंट है थिग्मोट्रॉपिक, एग्जाम्पल है पी। कौन सा पार्ट ऑफ द पी प्लांट शोज थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट? इट इज द टेंड्रिल। और ये कैसे करता है? बिकॉज द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल विच इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ द सपोर्ट shows accumulation of auxin. This auxin causes elongation of the cells in that area, thereby helping in bending of the tendril. अब आता है एग्जाम्पल फोटोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक मीन्स इसका स्टिमुलस क्या है? लाइट। सो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हमें दिखते हैं, ये सारे फोटोट्रॉपिक है। क्यों? बिकॉज एक सीड से जब शूट बाहर निकलता है तो वो टुवर्ड सनलाइट होता है। अगर सन की तरफ आप सोचो, फॉर एग्जाम्पल यू टेक अ डार्क बॉक्स, वन डार्क बॉक्स, ओके, एंड इस डार्क बॉक्स में हम एक पॉटेड प्लांट रख देते हैं, और इस पॉटेड प्लांट में, इस बॉक्स में एक ही विंडो है जहां से सन रेज आ सकता है। इफ यू कीप द सेटअप लाइक दिस, कुछ दिन बाद आपको दिखने वाला है कि ये प्लांट शोज ग्रोथ पर्टिकुलरली टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द सन। तो ये क्या था? दिस इज फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। स्टिमुलस कौन है? लाइट स्टिमुलस है। लेकिन हो कैसे रहा है? मैकेनिज्म क्या है इसका? सेम कॉन्सेप्ट। द पार्ट ऑफ द स्टेम which is getting direct sunlight, इसमें कोई changes नहीं होता। Say this part is part A, side A. Whereas the side B, जिसे direct sunlight नहीं मिल रहा है, will show accumulation of
auxin, which will cause elongation of the cell, thereby helping bending of the shoot towards the sun. इसीलिए मैंने इन दोनों को एक साथ पढ़ाया, बिकॉज इफ एवर देयर इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द मैकेनिज्म of thigmotropic and mechanism of phototropic movement, your pattern of answer will remain the same. एक ही आंसर होगा. और एक चीज, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट जब हम समझाते हैं हमेशा याद रखना, स्टेम किसी भी प्लांट का शोज पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, क्योंकि वो टुवर्ड्स द सन ग्रो करता है. Whereas अगर मैं रूट्स की बात करती हूं, वो हमेशा सन रेज से ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करता है, इसीलिए रूट्स आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक. Now let us understand geotropic movement. Stimulus क्या है? Gravity. तो अगर किसी प्लांट के बॉडी को हम लोग तो दो पार्ट में पढ़ते हैं, one is shoot, another is root. तो जो shoot है, the shoot of the plant will always be negatively geotropic, क्योंकि वो gravity के opposite हमेशा grow करता है, and the root of the plant will always be positively geotropic because it always grows towards gravity. तो अगर मुझे एक potted plant में दिखाना है, then I will show the roots growing towards the gravity and the shoot, it will always grow away and opposite to the direction of the gravity. So यहाँ root is showing positive geotropism and the shoot is showing negative geotropism. सेम कॉन्सेप्ट हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट के लिए भी है. स्टिमुलस क्या है? यहाँ पे वाटर है, और अगर हम कभी भी देखते हैं किसी भी प्लांट को, द प्लांट ऑलवेज ग्रोज टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ द वाटर. उसे पता चल जाता है किधर पानी है एंड इट विल ग्रो टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ वाटर. इसे कैसे प्रूव कर सकते हैं? लाइक इफ आई हैव टू शो एग्जैक्टली हाँ ऐसा ही होता है विद एन एक्सपेरिमेंट, देन व्हाट वी कैन डू इज हम एक कंटेनर ले सकते हैं और उस कंटेनर में वी विल टेक मॉइस्ट सॉडस्ट. ये बुक में नहीं है, बट देयर इज अ क्वेश्चन जहां बोला जाता है कि यू फ्रेम एन एक्सपेरिमेंटल सेटअप एंड शो कि हम हाइड्रोट्रॉपिज्म कैसे दिखा सकते हैं. दैट इज व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस. और इस सेटअप को हम हैंग करेंगे. अब इसमें वी विल पुट सम सीड्स एंड ऑब्वियसली मॉइस्ट है, वाटर मिल रहा है, एयर मिल रहा है, सो दे आर गोइंग टू ग्रो. व्हाट इज एक्सपेक्टेड? द शूट्स आर गोइंग टू ग्रो अबव, क्योंकि दे आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड दे आर पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, तो वो ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं. व्हाट इज एक्सपेक्टेड? द रूट्स विल ग्रो डाउन बिकॉज दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, प्लस दे ऑलवेज ग्रो टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ वाटर. लेकिन अगर इस कंडीशन को कुछ दिन रखा जाए एंड ऑब्जर्व किया जाए तो हम लोग देखेंगे कुछ दिन बाद ये जो रूट्स दैट वर हैंगिंग डाउनवर्ड्स, दे स्टार्ट टू ग्रो अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ. ऐसा क्यों? क्योंकि रूट्स को ये पता चल जाता है कि मैं बुद्धू बन रहा हूँ. देयर इज नो वाटर हियर बिकॉज ये सेटअप हैंग कर रहा है हवा में. वॉट एवर वाटर इज देयर, इट इज प्रेजेंट इन दिस मॉइस्ट सॉडस्ट. तो मैं नीचे ग्रो करके करूंगा क्या? लेट मी ग्रो अपवर्ड्स टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ वाटर. इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि इन केस ऑफ प्लांट्स, अगर किसी प्लांट को चूज करना पड़े बिटवीन जियोट्रोपिज्म एंड बिटवीन हाइड्रोट्रोपिज्म, देन ऑब्वियसली सर्वाइवल के लिए हाइड्रोट्रोपिज्म विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पानी यहाँ है तो राइट फ्रॉम हियर द रूट्स आर गोइंग टू ग्रो अपवर्ड्स. कभी नहीं. रूट हमेशा नीचे की तरफ ही निकलते हैं, बट देन दे विल ट्राई टू फाइंड द सोर्स ऑफ वाटर एंड कम बैक टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द सोर्स ऑफ वाटर. तो ये था हाइड्रोट्रोपिज्म. इसके बाद जो लास्ट है वो है कीमोट्रोपिक मूवमेंट. स्टिमुलस कौन है? केमिकल्स. अब प्लांट्स में ये केमिकल्स एज स्टिमुलस कैसे काम करते हैं, इसका एग्जांपल अगर समझना है तो हमें जरा फिर से फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी को पढ़ना होगा. हमें याद है दिस इज द पार्ट विच इज कॉल्ड स्टिग्मा, दिस पार्ट इज कॉल्ड द स्टाइल, और ये रहा ओवरी, और ओवरी के अंदर है ओव्यूल, और इस ओव्यूल के अंदर कौन है? एग. राइट. तो ये बन गया एग. जब पोलन ग्रेन आके स्टिग्मा के ऊपर सेटल करता है एंड इफ द पोलन ग्रेन इज ऑफ द सेम स्पीशीज, तो वो फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर रिस्पॉन्ड्स टू द पोलन ग्रेन. कैसे? बाय सिक्रीटिंग अ स्वीट फ्लूइड. और ये फ्लूइड बहुत न्यूट्रिशियस होता है. इस फ्लूइड के कंजम्पशन के बाद द पोलन ट्यूब स्टार्ट्स टू ड्रॉ आउट the pollen grain starts to draw out a tube like structure जिसे हम कहते हैं pollen tube. और ये pollen tube नीचे से जाएगा and will enter into the ovule where the egg is present. तो अब क्या होने वाला है? The sperm nuclei which is present in the pollen tube will go and fuse with the egg and fertilization will happen.
क्वेश्चन है पोलन ट्यूब को पता कैसे चला कि उसे नीचे की तरफ जाना है, वो तो ऊपर की तरफ भी ग्रो कर सकता था। ऐसा इसलिए बिकॉज पोलन ट्यूब ऑलवेज ग्रोज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ दैट केमिकल विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्टिग्मा, सो इट इज रिस्पॉन्डिंग टुवर्ड्स द स्टिग्मा, तो उसका जो ग्रोथ होगा टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड है, इसीलिए इट्स एन आइडियल एग्जांपल ऑफ अ कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। तो हमने ट्रॉपिक मूवमेंट में अभी पढ़ा टोटल आज के क्लास में, वी स्टडीड व्हाट इज थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट, टच जहां स्टिमुलस है, फोटोट्रॉपिक जहां लाइट स्टिमुलस है, जियोट्रॉपिक ग्रेविटी स्टिमुलस है, हाइड्रोट्रॉपिक वाटर स्टिमुलस है, एंड कीमोट्रॉपिक जहां पे स्टिमुलस है केमिकल्स। विद दिस हम लोग को समझ में तो ये आ गया कि अगर किसी के पास नर्वस सिस्टम है तो उसका रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस बहुत फास्ट होगा, जैसे कि एनिमल्स में देखा जाता है, और अगर किसी के पास नर्वस सिस्टम नहीं है, लाइक इन केस ऑफ प्लांट्स, वो भी रिस्पॉन्ड करते हैं, बट ऑफ कोर्स इट इज लिटिल स्लोअर देन व्हाट इज इट इन केस ऑफ एनिमल्स। अब हम एक क्वेश्चन सोच सकते हैं कि दैट मीन्स इन केस ऑफ एनिमल्स नर्वस सिस्टम इज इनफ फॉर रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, बिकॉज स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्ड करना हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है। अब गर्म पानी में अगर आपने हाथ डाल दिया और अगर आप सोचते रहेंगे कि मैं अब हाथ निकालने वाला हूं, तब तक तो हमारा हाथ ही जल जाएगा। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन क्या ये सिर्फ नर्वस सिस्टम है विच एक्चुअली हेल्प्स इन दिस वेरी क्विक ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स? नहीं, क्योंकि अगर हम एनिमल बॉडी में देखें तो हम देखेंगे दैट इफ वी ओनली रिलाई ऑन नर्वस सिस्टम, तो ये नर्वस सिस्टम बस वहीं तक इंफॉर्मेशन ले जा सकता है जिन जिन सेल के साथ ये खुद कांटेक्ट में है। देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी जहां पे नर्वस सिस्टम डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है, देन इन सारी जगहों में हम इंफॉर्मेशन कैसे पास करेंगे? इसी के लिए हमने देखा कि हमारे बॉडी में देयर इज वन मोर सिस्टम प्रेजेंट, जिसे कहा जाता है हार्मोनल सिस्टम। ये वो केमिकल्स हैं जो बहुत माइन्यूट अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं एंड इन्हें मिक्स कर दिया जाता है किसी फ्लूइड में, जो कि हमारे बॉडी में है ब्लड। दैट मीन्स हमारे बॉडी में जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है उसे ब्लड में फ्यूज कर दिया जाता है, और ब्लड क्योंकि कैन रीच एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी, इट टेक्स द हार्मोन टू एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड दिस गिव्स अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। नर्वस सिस्टम के दो प्रॉब्लम है। नंबर वन, इट कैन नॉट रीच एवरी सेल ऑफ योर बॉडी, सो जो भी इंफॉर्मेशन पास ऑन होगा इट विल बी टू दैट सेल विच इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट टू द न्यूरॉन। एंड सेकेंड है, न्यूरॉन्स में जब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है, याद रखना एक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होने के बाद इमीडिएटली दूसरा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होने के बीच में थोड़ा सा गैप रहता है। सो अगर हम सिर्फ नर्वस सिस्टम पे डिपेंड कर जाते तो प्रोबेबली इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। That is why we have a separate system, even plants have a separate system of hormones. हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स कहा जाता है, प्लांट में उन्हें हम फाइटो हॉर्मोन्स कहते हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अब फाइटो हॉर्मोन्स एंड हॉर्मोन्स के बारे में। अगर वो हमें पता चल गया तो हम इन टोटलिटी समझ जाते हैं कि कैसे इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी में ट्रैवल करता है। इट ट्रैवल्स विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम इन एनिमल बॉडी, एंड इट ट्रैवल्स विद द हेल्प ऑफ सम इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल्स plus phytohormones in case of plant bodies. So with this, आज का class we end it here. We are going to meet again in my next video. Like I always say, keep revising. If you like my teaching, subscribe and share it with your friends. Thank you.